हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और आज हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कंटेंट है वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने लास्ट क्लास में बहुत कुछ पढ़ा था, हमने बहुत चीज़ें जानी थी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बाद में बात करेंगे। एक बार हम हमारे बैच के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा बैच है कंप्लीट बैच। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा एक कंप्लीट बैच चल रहा है एंड ये क्या है, आपका एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच, जिसमें सारे टीचर्स आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। जिसमें सुरेंद्र सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ये मैं हूँ, मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ। एसके संधू सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मिशा मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही है और राहुल सर आपको जीएस और हिंदी पढ़ा रहे हैं। राहुल सर से तो आप पढ़ ही चुके होंगे, बड़े मस्त टीचर हैं, सारे ही टीचर मस्त हैं। ठीक है, तो डेली आपको क्लासेस में आना है। हमारी डेली क्लासेस होती है, सारे टीचर्स की डेली क्लासेस हो रही हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए हमारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो सारी क्लासेस देखा करो। ठीक है, साइंस की क्लास का जो आपका टाइमिंग होता है, मेरी क्लास का टाइमिंग है 11 से 12, तो सुबह 11 से 12 डेली मेरी क्लासेस होती हैं। और आज हमारी क्लास है 11, आज हमारी 11वीं क्लास है। इससे पहले 10 क्लास आपकी हो चुकी हैं, तो मेक श्योर कि आपने 10 क्लासेस देख ली हो। देखो, मैं पहले ही कह रही हूँ, अगर किसी बच्चे ने मेरी 10th क्लास जिसमें मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंटेंट पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंटेंट पढ़ाया है, अगर वो नहीं देखी है तो ये क्लास समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्लास समझने में हो सकती है भाई। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार 10th क्लास को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज हमारा दूसरा क्लास है, तो हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा आज का पहला सवाल है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ अ थ्रोट इज कॉल्ड। मतलब कि जो लड़कों में जो वॉइस बॉक्स होता है, हमारा वॉइस बॉक्स पहली बात तो होता कहाँ पे है, हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारा वॉइस बॉक्स होता है यहाँ पे, हमारे गले में, हमारे थ्रोट में। आप यहाँ पे हाथ रख के देखो, आपको वाइब्रेशन फील होगी, मतलब कि हमारा जो साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम है, हमारी बॉडी में जो आवाज़ बनती है वो यहीं से बन रही है, गले से, यानी कि हमारे थ्रोट से। ठीक है, हमारे थ्रोट से बन रही है। तो लड़कों में ये जो थ्रोट वाला एरिया है, ये तुमने ऐसे देखो, यहाँ से साइड में से समझाती हूँ, ये तुमने ऐसे उभरा हुआ देखा होगा, लड़कों में तुमने इसे उभरा हुआ देखा होगा। तो इसको लड़कों में जो ये उभरा हुआ थॉट का जो हिस्सा होता है, साउंड बॉक्स का जो ये हिस्सा होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, यानी कि कंठमणि, यानी कि लड़कों के कंठ की मणि, मतलब गले में मणि जैसी विराजमान है। तुमने वो नागिन वाला सीरियल तो देखा ही होगा, तो वो नागिन वाले सीरियल में नहीं करते कि वो जाके मणि उनके अंदर ऐसे घुस जाती है, तो वो वही वाला सिस्टम है कि लड़कों के यहाँ पे कंठ में, यानी कि गले में, यानी कि आपके लैरिंक्स में मणि होती है। ठीक है, वो मणि ऊपर से एक सेब जैसा शेप लेती है, इसलिए उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेब जैसी शेप लड़कों में दिखती है। देखो, ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, और किसी का भी देख लो, आप अपने भाई का, अपने पापा का, अपने मामा का, चाचा का, नाना का, आप किसी का भी देख लेना, हर लड़के का, हर मेल का गला यहाँ से ऐसे करके ये वाली चीज़ ऐसे फूली होती है, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसी चीज़ को कहते हैं एडम्स एप्पल। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसी चीज़ को कहते हैं एडम्स एप्पल। अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे हमारी वोकल कॉर्ड की। अब हम किसकी बात करेंगे? हमारी वोकल कॉर्ड की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनो, ये हमारी क्या है? माउथ कैविटी। ये हमारी क्या है? माउथ कैविटी। ठीक है, ये हमारी माउथ कैविटी है। ये हमारी नजल कैविटी है। ये हमारी क्या है? नजल कैविटी है, नजल कैविटी। तो ये नजल कैविटी यहाँ पे ऐसे करके जाती है, और ये माउथ कैविटी यहाँ से ऐसे करके जाती है। तो यहाँ पे पहले तो आपका यहाँ पे एक सेम पैसेज बनता है। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव
और रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी का एक सेम पैसेज बनता है, सेम पैसेज बनता है। और इस सेम पैसेज को क्या कहते हैं? इस सेम पैसेज को कहते हैं लैरिंक्स। इस सेम पैसेज को क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे आपको समझाने की ट्राई करती हूँ एक बार, तो आप लोग एक बार समझने की कोशिश करो। ये एक इंसान का मुंह है, ठीक है, ये आपकी नज़ल कैविटी है और ये आपकी माउथ कैविटी है। रुको एक मिनट, एक सेकंड मुझे दो, एक सेकंड दो। हाँ, मैं दोबारा से इसको बनाती हूँ, ये कोई इंसान है का है मुंह, ठीक है, और इसमें ये है इस इंसान की नज़ल कैविटी और ये है इस इंसान की माउथ कैविटी। ये है माउथ कैविटी। क्या हो रहा है पता नहीं। ये देखो, ये है माउथ कैविटी, ठीक है। अब यहां से ये नज़ल कैविटी है तो ये नीचे आ गई और ये माउथ कैविटी है तो ये ऐसे ऊपर आ गई, ये ऐसे ऊपर आ गई। तो यहाँ पे आपका एक पार्ट आता है, ये नज़ल कैविटी, ये माउथ कैविटी, और ये आगे ऐसे दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है। ये आपकी कौन सी है? ये आपकी फूड पाइप है। ये आपकी क्या है? फूड पाइप है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं ईसोफेगस। और ये आपकी क्या है? ये आपकी है विंड पाइप। ये आपकी क्या है? ये आपकी विंड पाइप है। और विंड पाइप को क्या कहते हैं? विंड पाइप को कहते हैं ट्रैकिया। तो यहाँ पे जो ये सेम पैसेज बन रहा है, सेम पैसेज यानी कि सेम वे, एक सेम पैसेज जो बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? इस सेम पैसेज को कहते हैं लैरिंक्स। और इस लैरिंक्स वाले हिस्से में ही क्या होता है? हमारा साउंड बॉक्स होता है। हमारा क्या होता है? हमारा साउंड बॉक्स होता है या हमारा फेरिंक्स होता है, यानी कि हमारा क्या होता है? हमारा स्वर यंत्र होता है। हमारा क्या होता है? हमारा स्वर यंत्र होता है। अब हम इस स्वर यंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपकी वोकल कॉर्ड, यहाँ पे देखो, ये आपकी वोकल कॉर्ड है, ये आपकी विंड पाइप है यानी कि आपका ट्रैकिया, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। ये आपकी पीछे वाली आपकी फूड पाइप यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपकी क्या होती है? यहाँ पे आपकी फूड पाइप होती है। और ये आपका उभरा हुआ हिस्सा जो है, ये एडम्स एप्पल होता है। ये क्या होता है? एडम्स एप्पल होता है। अब ध्यान से आप मेरी लोग बात समझने की कोशिश करो। ये आपका सिंगल वाला वो हिस्सा है, ये आपका वो सिंगल वाला हिस्सा है जो दोनों में सेम होता है, एंड दैट इज लैरिंक्स। यहाँ पे नीचे आके ये पाइप दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये आपकी क्या है? ये आपकी बन जाती है विंड पाइप। ये आपकी क्या बन जाती है? विंड पाइप। और ये आपकी क्या बन जाती है? फूड पाइप। ये आपकी क्या बन जाती है? फूड पाइप। ध्यान से सुनेंगे। अब हमारी जो विंड पाइप होती है, उसके ऊपर यहाँ पे ये ऐसे इस विंड पाइप के ऊपर यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे आपकी विंड पाइप पे एक मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं एपिग्लोटस। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? एपिग्लोटस। ध्यान से सुनो। और ये एपिग्लोटस ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। ध्यान से मेरी एक बार बात समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। क्या सेम पैसेज है? ऊपर बिल्कुल सेम पैसेज है। सेम पैसेज को क्या कहेंगे? लैरिंक्स आके नीचे दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये आपकी विंड पाइप होगी, ये आपकी फूड पाइप होगी। अब जो विंड पाइप है उसके ऊपर एक ऐसे करके एक झिल्ली है, एपिग्लोटस जिसको बोलते हैं, एक ढक्कन है। एक ढक्कन मान लेते हैं। आपकी जो विंड पाइप है इसके ऊपर एक ढक्कन है, और जैसे ही आप बात करते हो इसके अंदर हवा पास होती है, ये ढक्कन ऐसे हिलता है,
ये ढक्कन ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा, ये ढक्कन एक साइड से ऐसे चिपका हुआ है, ये ढक्कन ऐसे करके हिलेगा, ऐसे करके। जब ये ढक्कन हिलेगा तो वाइब्रेशन पैदा होगी, और जब वाइब्रेशन पैदा होगी तो आपके मुंह से क्या निकलेगी? साउंड निकलेगी। आपके मुंह से क्या निकलेगी? साउंड निकलेगी। अब हमारे, जब हम छोटे थे और इवन अभी भी जब हम बड़े हैं, तो जब हम खाना खाते थे तो हमारे बड़े क्या बोलते थे कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा सेम पैसेज है। किसका? हमारा, आपका फूड पाइप का भी वही पैसेज है और विंड पाइप का भी वही पैसेज है। तो जब हम बोलते हैं तो ये झिल्ली हिलती है, एपिग्लोटस हिलती है, ये ढक्कन हिलता है, और जब ये ढक्कन हिलता है तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना इधर की बजाय बाय चांस इधर जा सकता है। तो जब खाना इधर की जाए बाय चांस इधर चला जाता है तो हमें खांसी आती है, और खांसी आके और फिर वापस से हमारा जो निवाला हमने खाया वो वापस से मुंह में आ जाता है या बाहर आ जाता है। तो ये क्या करती है? ये झिल्ली उस खाने को वापस से ऊपर ऐसे फेंक देती है। हमें खाना, हम जब खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त बोलते हैं, तो खाना खाते वक्त जब हम बोलते हैं तो ये झिल्ली खुल जाती है, विंड पाइप खुल जाती है, और विंड पाइप खुलने के कारण बाय चांस अगर थोड़ा बहुत खाना विंड पाइप में चला जाता है तो हमें खांसी आती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, किसका? आपका कंठमणि का, यानी कि साउंड बॉक्स का। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट अलाउज फॉर द अपटेक of carbon dioxide and limit the loss of water due to evaporation। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हम ध्यान से सुनेंगे, इसका आंसर हम ध्यान से सुनेंगे। हमारा जो पौधा होता है, हमारा जो पौधा होता है, पौधे में क्या होती है? लीव्स। पौधे में क्या होती है? पत्तियां। हमारा पौधा है ये, और हमारे पौधे में ये क्या है? पत्ती 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 पत्ती। अब जैसे हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में, पूरे शरीर पे क्या है? पोर्स हैं, पोर्स, छिद्र। हमारे पूरे शरीर में क्या है? हम क्या है? एनिमल्स। हम क्या है? एनिमल्स हैं। और एनिमल्स की पूरी बॉडी पे क्या होता है? पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं। और इन्हीं छिद्र से क्या होता है? एनिमल में क्या होती है? स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग के थ्रू एनिमल क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा मिनरल्स को और कुछ आयंस को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर? ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही पौधों में भी छिद्र होते हैं, ऐसे ही पौधों में भी छिद्र होते हैं। यहाँ पे ऐसे करके पौधों में भी ऐसे करके छिद्र होते हैं, ऐसे करके छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। और इन पौधे वाले छेदों को क्या कहते हैं? पौधे वाले छेदों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा है, यही हमारे पौधे से क्या कराते हैं? वेपराइजेशन कराते हैं। और मतलब वेपराइजेशन मतलब एक्स्ट्रा पानी जो है वो उड़ जाता है, ठीक है। और इन्हीं से पौधों के अंदर हवा जाती है, सन की लाइट जाती है इन्हीं पोर्सेस से पौधों के अंदर, और वो अपना फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस कंप्लीट कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका स्टोमेटा, यानी कि आंसर नंबर सी, यानी कि रंध्र। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्लियर है भाई? ये देखो, ये मैंने इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके लिए डलवाया हुआ है। स्टोमेटा अलाउज फॉर द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिमिट द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी उड़ना। जैसे पौधा है, ये पौधे की लीफ है, बारिश हुई, बारिश से पौधे की लीफ पे पानी इकट्ठा हो गया। अब पौधे पे एक्सेस पानी है, बहुत एक्सेस पानी है, तो आपकी स्टोमेटा क्या करेंगे? एक्सेस पानी को पौधे की, आप लीफ की सतह पे ले आएंगे, सनलाइट आएगी और पौधे का इवेपोरेशन हो जाएगा, सॉरी पानी का इवेपोरेशन हो जाएगा और पानी उड़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा पानी का लॉस ना हो, उस चीज़ का ध्यान कौन रखते हैं? स्टोमेटा रखते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करने का काम भी कौन करते हैं? स्टोमेटा करते हैं। स्टोमेटा ऐसे खुलते हैं जब आपका, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखो, जब आपका पौधे को क्या करना होता है? जब आपका पौधे को करना होता है फोटोसिंथेसिस, तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। ये देखो, ये है ओपन स्टोमेटा, ये क्या है? ये है ओपन स्टोमेटा। और ये देखो, ये है क्लोज स्टोमेटा। इसमें आपको स्पेस नहीं दिख रहा होगा, ये है क्लोज स्टोमेटा, ठीक है।
ये कैसा है, ये है ओपन स्टोमेटा, और ये क्या है, ये है क्लोज स्टोमेटा। तो जब पौधे को एक्स्ट्रा पानी निकालना होता है तो ये अपने आप को खोल देता है और पानी को बाहर निकाल देता है, और जब पौधे को लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी सूख गया है, पौधे को पानी की ज़रूरत है, तो स्टोमेटा अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। जितना पौधे को अंदर पानी चाहिए होता है उतना पानी अपने पास रख लेते हैं। दूसरी बात, पौधे को जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपका CO2 की ज़रूरत है, CO2 की ज़रूरत है। तो CO2 की जब इसको ज़रूरत होती है पौधे को, तो स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा खुल जाते हैं और एनवायरनमेंट से CO2 को अपने अंदर खींच लेते हैं, सोख लेते हैं, और सोख के अपना किसको दे देते हैं, सोख के पत्ती को दे देते हैं। समझ में आ गया, सोख के पत्ती को दे देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओपन स्टोमेटा है और ये आपका क्लोज स्टोमेटा है। ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। ऐसे ही यही स्टोमेटा जब आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है पौधे के अंदर, देखो जैसे हमारे अंदर क्या था, हमारे अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ, हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन हुआ उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ऑक्सीजन तो ली थी और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर छोड़ा था। पौधों में जब फोटोसिंथेसिस होता है, पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये क्या करते हैं, ये लोग CO2 को तो लेते हैं अपने अंदर और आपका O2 को बाहर छोड़ते हैं। तो CO2 को अंदर लेने का काम, O2 को बाहर छोड़ने का काम, सनलाइट को अंदर लेने का काम, एक्स्ट्रा पानी को वेपराइजेशन कराने का काम, ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम आपके स्टोमेटा के हैं। ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम स्टोमेटा के हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है ना स्टोमेटा। ये मैंने और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स लिखवाई हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर नोन एज। अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा है कि टाइनी पोर्स जो आपकी पौधे की लीफ पे, जो आपकी पौधे की जो लीफ होती है उस पे जो टाइनी पोर्स हैं जो बने होते हैं, जो CO2 O2 को एक्सचेंज के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए, इवेपोरेशन के लिए, है ना, सनलाइट को सोखने के लिए जो काम करते हैं आपकी पौधे के इस पे लीफ पे जो होते हैं छेद, उनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं स्टोमेटा। इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रंध्र इसका एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव आर नोन एज स्टोमेटा। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, यानी कि रंध्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। साइटोप्लाज्मा इज थिक सॉल्यूशन दैट फील्स इटसेल्फ। साइटोप्लाज्मा क्या होता है आपका, ये जैसे सेल है तो सेल के अंदर जो एक पतला पतला पूरी सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसमें आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स घूमते रहते हैं। इस लिक्विड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा। और जहाँ भी साइंस में आपको साइटो शब्द दिखे, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सेल की बात हो रही है। और साइटो शब्द आपका कौन सी लैंग्वेज का है, तो साइटो शब्द आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the network of air tubes for gas exchanges in insects? तो इंसेक्ट्स में गैस एक्सचेंज का जो आपका ट्रैक होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट्स में गैस एक्सचेंज का ट्रैक क्या होता है। तो इंसेक्ट्स में गैस एक्सचेंज का ट्रैक क्या होता है आपका, ट्रैकिया। ट्रैकिया, हमारे अंदर भी ट्रैकिया ही होता है, हमारे अंदर भी ट्रैकिया ही होता है, आपको पता ही है। हमारे अंदर गैस एक्सचेंज का तो होता है एल्वोलाई, लेकिन हमारे अंदर सांस लेते वक्त जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करते वक्त जब ब्रीदिंग के बाद जो जो O2 ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक पहुंचती है, तो वो किसके थ्रू पहुंचती है, वो पहुंचती है आपकी ट्रैकिया के थ्रू। वो पहुंचती है आपकी किसके थ्रू, वो पहुंचती है आपकी ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है, एक बार पानी पी लेती हूँ भाई। ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, तब तक 1 मिनट में पानी पीती हूँ। आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार सारे बच्चे।
हो गया भाई, हो गया, सारे बच्चों का सवाल हो गया होगा। ये वाला बहुत इजी सवाल था, हम पढ़ चुके हैं। आप लोग बहुत इजीली इसको क्रैक कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहोगे तो, है ना। अगर आप लोग करना चाहोगे तो ही इसको इजीली क्रैक कर पाओगे। देखो पहले हम लास्ट करते हैं, फिर मैं इसको समझाती हूँ। ट्रैकिया इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैसियस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में जो ट्रैकिया होता है वही गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। ये देखो, ये आपको इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये क्या है? आपका ग्रास हॉपर है। ये क्या है? आपका ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा, है ना, टिड्डा। तो ये आपको इसमें ट्यूब्स दिख रही होंगी। ये देखो, ये आपको इसमें जाल जाल दिख रहा है। ये देखो जाल, ये वाला देखो जाल, ये देखो जाल, ये वाला देखो जाल। तो ये जो जाल है सारा, ये आपका क्या है? ये आपका है ट्रैकिया। और यहाँ पे ये पाउचेस दिख रहे हैं आपको, पाउचेस। तो ये पाउचेस फॉर्म में क्या है आपके? ये पाउचेस फॉर्म में है आपके एयर सेक्स, यानी कि यहाँ पे आपके एयर के पैकेट्स बने पड़े रहते हैं, जिनको आपका बाद में जाके ग्रास हॉपर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। क्लियर है? क्लियर है? तो ग्रास हॉपर किससे सांस लेता है? उसका गैसेस एक्सचेंज किससे होता है? ट्रैकिया से। अगर ह्यूमंस की बात करें तो किससे? यहाँ पे सिर्फ ग्रास हॉपर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात हो रही है। तो इंसेक्ट्स आपके गैसेस एक्सचेंज किससे करते हैं? ट्रैकिया से। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस किससे गैसेस एक्सचेंज करते हैं? तो वो आंसर आएगा आपका एल्वेलाइज। वो आंसर क्या आएगा आपका? एल्वेलाइज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, और बहुत आसान सवाल है, और मैं आपको सारा ये डिटेल में बता चुकी हूँ। इवन इस चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस आपको शायद डाइजेस्टिव सिस्टम में या पता नहीं सेल वाले चैप्टर में भी किया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट इन द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो कार्बन डाइऑक्साइड और मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड अवमुक्त करता है, जो शरीर के बाकी हिस्सों से रक्त द्वारा लाया जाता है? मतलब कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा भाग है इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है? और कौन से वाला कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालता है? बॉडी से बाहर निकालता है वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो सारे हिस्सों से आपका ब्लड जो है वो कैरी करके लाता है। सारे हिस्सों से आपका ब्लड जो है वो कैरी करके लाता है। यहाँ पे समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं, और ये एक बहुत थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। मतलब आपको पूरा कंप्लीट समझने में इसको 10 मिनट लग सकते हैं। तो रिलैक्स होके बैठना, रिलैक्स होके बैठना। देखो, ये आपका है माउथ और ये है आपकी नजल कैविटी। अब नजल कैविटी में ये क्या लाई हूं मैं नीचे बना के आपका? ये नीचे आपके बनता हुआ आया है ट्रैकिया, और ये है आपके लंग्स। नीचे आके आपका जो ट्रैकिया है, नीचे आके आपका जो ट्रैकिया है यानी कि आपकी जो श्वास नाल है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और वो 2 पार्ट्स क्या कहलाते हैं? ब्रोंकाई कहलाते हैं। आगे जाके जो ब्रोंकाई हैं वो जैसे पेड़ की शाखाएं बढ़ती है ना, बहुत सारी शाखाओं में ऐसे करके बढ़ जाते हैं, बहुत सारी शाखाओं में ऐसे करके बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके आपकी जो ब्रोंकाई है वो बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स में टूट जाती हैं। बहुत सारी जो आपकी ग्रसनी है वो ग्रस नलियों में टूट जाती हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रस नलियां हैं, इन पे ऐसे अंगूर जैसा एक स्ट्रक्चर चिपका रहता है। ऐसे अंगूर जैसा एक स्ट्रक्चर ऐसे चिपका रहता है, और इस अंगूर जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस अंगूर जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं एल्वेलाई। और हिंदी में एल्वेलाइज को क्या कहते हैं? हिंदी में एल्वेलाइज को कहते हैं कुपिकाएं, कुपिकाएं, कुपिकाएं। अब इस एल्वेलाई को अगर मैं बड़ा करके आपको दिखाऊं, इस एल्वेलाई को अगर मैं आप लोगों को बड़ा करके दिखाऊं, बड़ा करके समझाऊं, तो ये एल्वेलाई देखो ध्यान से कि कैसी दिखती है। देखो, ये एल्वेलाई, एक एल्वेलाई कुछ ऐसी दिखेगी, ये एक एल्वेलाई कुछ ऐसी दिखेगी। और हमने अभी अभी सांस लिया है, तो इसके अंदर क्या होगी प्रेजेंट? इसके अंदर प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन। ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। अब इसके बाहर बहुत सारी इससे ब्लड वेसल जुड़ी होंगी, इसके बाहर इससे बहुत सारी ब्लड वेसल जुड़ी होंगी। जो मैंने ब्लू ब्लड वेसल बनाई है, ये क्या ब्लू वाली क्या करती हैं? ब्लू वाली इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं।
ब्लू वाली क्या कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। तो ये अपने साथ क्या लाई होंगी, ये अपने साथ लाई होंगी CO2। ये अपने साथ क्या लाई होंगी, ये अपने साथ लाई होंगी CO2। और कुछ इसके साथ अच्छे वाली ब्लड वेसल यानी कि रेड वाली ब्लड वेसल भी जुड़ी होंगी। और रेड वाली ब्लड वेसल क्या करती हैं, रेड वाली ब्लड वेसल जो है वो आपका प्योर ब्लड कैरी करती हैं। तो प्योर ब्लड कैरी करती हैं तो ये क्या करेंगी, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बॉडी तक लेकर जाएंगी, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बॉडी तक लेकर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एल्वेलाइज के अंदर क्या होता है, एल्वेलाइज के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कि यहाँ पे जो ये CO2 है ये तो अंदर चली जाती है, अंदर जाके CO2 को जो एल्वेलाई है जब हम एक्सेल करते हैं तो बाहर निकाल देती है। ठीक है, और इनहेल करके जो हमारी O2 अंदर आई है, ये O2 आपकी इसको दे दी जाती है, आपकी प्योर ब्लड कैरी करने वाली को दे दी जाती है। और ये इसको क्या करती है, ये इसको प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड यानी कि विद ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। ये वाला सिस्टम होता है आपका किसका, एल्वेलाई का। समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है? आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, ये एक्सप्लेनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। देखो एक्सप्लेनेशन एक बार देख ही लेते हैं साथ में। Alveoli are the center of the respiratory systems. Gas exchange, the alveoli pick up the incoming energy यानी कि ऑक्सीजन, then we can breathe और release outgoing waste product यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि एल्वेलाई ने अभी अभी क्या किया था, एल्वेलाई के पास क्या चीज़ थी, एल्वेलाई ऑक्सीजन अंदर लेके आई थी और ऑक्सीजन इसने दे दी आप बाहर। और ये ऑक्सीजन जो है आपकी ब्लड वेसल किसके पास ले गई, आपकी जो ब्लड वेसल है प्योर ब्लड कैरी करने वाली वो ले गई बॉडी के पास। अब इम्प्योर ब्लड कैरी करने वाली जो ब्लड वेसल है वो CO2 लेकर आई और ये CO2 इसने किसको दे दी, ये इसने दे दी एल्वेलाई को। और एल्वेलाई ने इसको बाहर निकाल दिया, इस CO2 को बाहर निकाल दिया। कैसे बाहर निकाला, एक्सेल करके बाहर निकाल दिया, एक्सेल करके बाहर निकाल दिया। जो हम हमारा ब्रीदिंग वाला जो पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि जब हम इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे हम ऑक्सीजन कितनी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं 21%। और जब हम एक्सेल करते हैं तो 17% ही निकालते हैं, क्योंकि बाकी ऑक्सीजन अब हमारी बॉडी में इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब हम इनहेल करते हैं तो हम उस टाइम पे CO2 कितनी लेते हैं, 0.03 समथिंग % कुछ लेते हैं। और जब हम एक्सेल करते हैं तो कितनी ऑक्सीजन बॉडी से बाहर निकालते हैं, हम बॉडी से निकालते हैं 4 समथिंग यानी कि 4% समथिंग हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी से जो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड है वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके एल्वेलाई के पास लाया है कि ले भाई इसको संभाल। तो फिर एल्वेलाई इसको क्या करता है कि ठीक है मुझे क्या संभालना है, ये इसको अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ऐसा करके आपका होता है। अब देखो मुझे आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझानी है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, मैं इसको मिटा ही देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। देखो ध्यान से आप लोग समझो। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या है। तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बार क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम ब्लड की बात करेंगे, बात करेंगे ब्लड की। ठीक है, ब्लड में एक एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन का साइन क्या होता है, HB। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, O2 और CO2 का। ये किसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, O2 और CO2 का। एक जो हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ 4 मॉलिक्यूल चिपका सकता है, एक जो हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ 4 मॉलिक्यूल चिपका सकता है। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल अपने साथ लेके, जैसे मैं हूं, मैं अपने साथ 4 बच्चे लेके चल रही हूँ, है ना। तो ये मेरी कैपेसिटी है कि मैंने 4 बच्चे लिए हुए हैं, मैंने 2 अपना कैसे न कैसे करके कमर में बांधे हुए हैं और एक का इधर हाथ पकड़ा हुआ है, एक का इधर हाथ पकड़ा हुआ है। मतलब मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरी कैपेसिटी अपने साथ एक बार में 4 बच्चों को लेके चलने की है। तो ऐसे ही करके जो हीमोग्लोबिन है वो एक साथ में 4 गैस के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके चलता है।
अब हम प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्योर ब्लड की। प्योर ब्लड क्या होता है कि जब आपका हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल लेके चलता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल लेके चलता है, तो इसको कहते हैं प्योर ब्लड। और जब आपका हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 मॉलिक्यूल लेके चलता है आपके CO2 के बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इम्प्योर ब्लड। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इम्प्योर ब्लड। क्लियर है भाई? तो ये हमारा प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड वाला कॉन्सेप्ट था। अब हम इस डायग्राम को समझेंगे, बस हमारे क्वेश्चंस तो खत्म होने ही वाले हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, ठीक है। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको एल्वलाइज दिखाना चाहती हूँ, यहाँ में मैं आपको एल्वलाइज दिखाना चाहती हूँ। ये हमारे लंग है, ये हमारी क्या है? ये हमारी है ट्रैकिया। ये हमारी क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया आके आपकी 2 पार्ट्स में टूट जाती है, जिनको क्या कहते हैं? ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे आके देखो बहुत सारी शाखाओं में आपकी टूट गई है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स पे बहुत अंगूर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एल्वलाई। और ये एल्वलाई आपकी ढकी होती हैं, पूरे तरीके से कवर होती हैं, किनसे? आपकी ब्लड वेसल से। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, ध्यान से एक बार और ये चीज़ देखते हैं। ये मैंने आपको एल्वलाई बताई थी। एल्वलाई मैंने आपको बताई थी कि इसके पास इम्प्योर ब्लड वाली आती है, प्योर ब्लड वाली आती है। इम्प्योर ब्लड वाली इसको CO2 देने आती है, और प्योर ब्लड वाली क्या करती है? इससे O2 लेने आती है, पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए। तो देखो इसके ऊपर आपको एक जाल दिख रहा होगा, जिसमें आपको क्या दिख रही है? जिसमें आपको दिख रही हैं ब्लड वेसल्स। जिसमें आपको क्या दिख रहे हैं? जिसमें आपको दिख रहे हैं ब्लड वेसल। और इसमें देखो कुछ आपको ग्रीन, कुछ आपको ब्लू दिख रहे हैं और कुछ आपको रेड दिख रही है। तो जो ब्लू है वो इम्प्योर ब्लड को डिनोट करती है, यानी कि वो जो CO2 को इसको देने आई है कि बहन बहुत एक्स्ट्रा हो गया है CO2 बॉडी में, और अब ज़रूरत है इसको बॉडी से बाहर निकालने की, तो इसको बॉडी से बाहर निकालो प्लीज़ करके। और जो रेड है वो क्या करने आई हैं? वो ऑक्सीजन को लेने आई हैं कि बहन ऑक्सीजन की कमी हो गई है शरीर में, तो बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, तो लाओ ऑक्सीजन लाओ, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये दोनों काम करती है, ठीक है। अब देखो ये एक एल्वलाई का फोटो है, ये एक एल्वलाई का फोटो है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एयर है। एयर में हमारे काम की क्या चीज़ें हैं? एयर में हमारे काम की 2 चीज़ें हैं, एक आपका CO2 है और एक O2 है, ठीक है। तो CO2 तो ये है जो आपकी इस वाली एल्वलाई ने, इस वाली ब्लड वेसल ने इसको दी है। और आपकी O2 कौन सी है? ऑक्सीजन वाली कौन सी है? जो आपका ऑक्सीजन इसने यहाँ से कैरी कर ली है, तो ऑक्सीजन लेके और फिर ये वाली कहाँ निकल जाएगी? ये वाली आपकी बॉडी के पास सप्लाई करने के लिए निकल जाएगी। क्लियर है भाई? तो ये इसका फंक्शन है। ये फंक्शन मैंने आपको पहले ही समझा दिया। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक शब्द समझाना चाहती हूँ, दैट इज कैपिलरीज। दैट इज कैपिलरीज। और कैपिलरीज को हिंदी में क्या कहते हैं? कैपिलरीज को हिंदी में कहते हैं केशिकाएं। केशिकाएं तो एक बहुत छोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है केशिकाओं का। बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि केशिका किसको कहते हैं? कहाँ समझाऊँ भाई? देखिए नहीं है, यही समझाते हैं, यही समझाते। देखो यहाँ से आपकी एक ब्लड वेसल बहुत मोटी सी आ रही है, यहाँ से आपकी एक बहुत बड़ी मोटी सी ब्लड वेसल आ रही है। आगे आगे ये ब्लड वेसल आपकी कुछ टुकड़ों में टूट जाएगी, कुछ टुकड़ों में टूट जाएगी, ठीक है। ऐसे करके कुछ इसके ब्लड वेसल के कुछ पार्ट्स आपके हो गए हैं, ठीक है। आगे आके ऐसे ब्लड वेसल के कुछ पार्ट आपके टूट गए हैं। अब ये ब्लड वेसल बहुत सारे धागों में डिवाइड हो जाएगी, बहुत सारे धागों में डिवाइड हो जाएगी, और हर एक एल्वलाई के पास एक धागा जाएगा एक्सचेंज करने के लिए। हर एक एल्वलाई के पास एक ब्लड वेसल का धागा जाएगा, और इन ब्लड वेसल के इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोलते हैं? इन धागा नुमा संरचना को ही क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं केशिकाएं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? केशिकाएं। कहने का मतलब यह है कि ब्लड वेसल का सबसे छोटा रूप,
सबसे छोटी ऐसी पाइप जिसको आगे डिवाइड आप नहीं कर सकते। अगर केशिकाओं के बाद भी आपने पाइप बनाने की कोशिश की, अगर एक केशिका को काट के 2 पाइप बनाने की कोशिश की तो आप असफल हो जाओगे, आप बना ही नहीं सकते। तो ऐसी सबसे छोटी पाइप जिसमें से कुछ आ जा सके, उस सबसे छोटी पाइप को क्या कहते हैं? सबसे छोटी पाइप को क्या कहते हैं? केशिकाएं, यानी कि कैपिलरीज। क्लियर है भाई? और केशिकाओं के बारे में क्वेश्चन आता है कि केशिकाओं का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो केशिकाओं का स्ट्रक्चर आपका होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि धागा नुमा संरचना होती है, धागा नुमा संरचना। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स? इनमें से फेफड़ों के बीच में क्या स्थित होती है? तो देखो, हमारी क्या है? ट्रैकिया है, आगे आके ये 2 ब्रोंकाई है, ठीक है। 2 ब्रोंकाई के बाद हमारे 2 लंग्स ऐसे जुड़े होते हैं। अब लंग्स के बीच में यहाँ ये आपका क्या है? ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है। और हार्ट के यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, बिल्कुल लंग्स के बीच में एक ग्लैंड होती है। तो उस ग्लैंड का नाम पूछा है एंड दैट इज थाइमस, दैट इज थाइमस। तो थाइमस ग्लैंड आपकी होती है, थाइमस ग्लैंड आपकी कहाँ होती है? लंग्स के बीच में होती है। ये देखो आंसर, द थाइमस इज लोकेटेड इन द अपर anterior front part of the chest, directly behind the sternum and between your lungs. sternum क्या होता है? ध्यान से सुनो एक बार, उरोस्थी के पीछे, ध्यान से सुनो। हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, हमारी जो चेस्ट कैविटी, जितना इसमें मुझसे एक्स्ट्रा कंटेंट मैं मतलब आपको डिलीवर कर सकती हूँ ना, मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चेस्ट कैविटी जो हमारी होती है उसमें होती है 25 बोन्स, उसमें होती है 25 बोन्स। 25 बोन्स में आपको पता है कि 12 तो आपकी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स आपकी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स आपकी रिब्स होती हैं। तो यहाँ पे आपकी 24 हड्डियाँ तो हो गई, 24 तो आपकी हो गई। लेकिन ये हड्डियाँ, ये जो 24 की 24 ऐसे जो ये 12 जोड़ी, ये जो 12 जोड़ी रिब केस जिससे जुड़ी होती हैं, बीच में जिस चौड़ी हड्डी से जुड़ी होती है, इस हड्डी को क्या कहते हैं? इस हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। क्लियर है? इस चौड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? स्टर्नम। हम हमारा स्केलेटन सिस्टम भी करेंगे एक बार, अभी इसके बाद हम सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे, उसके बाद हम स्केलेटन सिस्टम भी करेंगे। और ट्रस्ट मी, जिस दिन हम स्केलेटन सिस्टम करेंगे ना, आप लोग अपना क्लास के बाद किसी को भी बिठा के 206 की 206 हड्डियाँ गिनवा दोगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है भाई। तो ये आपकी थाइमस ग्लैंड है, ये देखो बीच में बिल्कुल थाइमस ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड आपको पता है गले में होती है, और जब थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है जो आयोडीन से बनता है, तो उससे एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ग्वाइटर, घेंगा। और ग्वाइटर में क्या होता है? आपकी थायराइड ग्लैंड सूज जाते हैं, यहाँ से ऐसे गर्दन बहुत मोटी मोटी सी हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रखता है, उसको क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इतनी मोटी मोटी होती हैं, आगे जाके ये ब्लड वेसल क्या करेंगी? ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे करके टूट जाएंगी, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट में टूट गई। अब ये एक वेसल आगे करके फिर फर्दर डिवाइड होगी, फिर फर्दर ऐसे करके डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में आपके जो ये एक वेसल है, ये इतनी सी भी, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में टूट जाएगी और पर एल्वेलाई के पास एक थ्रेड जाएगा, पर एल्वेलाई के पास एक थ्रेड जाएगा। और इस थ्रेड को क्या कहेंगे? इस थ्रेड को कहेंगे कैपिलरीज। इस थ्रेड को क्या कहेंगे? इस थ्रेड को कहेंगे कैपिलरीज। हिंदी में इस थ्रेड को क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहेंगे केशिकाएं। तो इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? तो इसमें आंसर आएगा सीलिया, इसमें आंसर आएगा सीलिया, क्योंकि कैपिलरीज को ही सीलिया कहते हैं। कैपिलरीज का ही दूसरा नाम है सीलिया, कैपिलरीज का ही दूसरा नाम क्या है? सीलिया। अब ये वर्ड कहां से आया सीलिया? ध्यान से सुनो, ये वर्ड कहां से आया सीलिया? ध्यान से सुनो, देखो हमारे पास एक जीव होता है, हमारे पास एक जीव होता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। हमारे पास एक जीव होता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ, जिसको हम बचपन में चप्पल पढ़ते थे कि ये तो चप्पल जैसा दिख रहा है ना,
ये तो चप्पल जैसा दिख रहा है, इसमें यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? ये जीव है क्या? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के पास मूवमेंट करने के लिए ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं, मतलब मूव करने के लिए इसके पास चलने के लिए ऐसे छोटे छोटे ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। बाल जैसे स्ट्रक्चर, इसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सीलिया। और जिन प्रोटोजोआ के पास सीलिया होता है उनको कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो हमारी जो कैपिलरीज हैं वो कुछ ऐसी ही दिखाई देती है, थ्रेड जैसी या फिर बाल जैसी। तो यहाँ से ये नाम एक अलग से डिराइव हो गया कि यहाँ से अब आपकी कैपिलरीज को जो है वो सीलिया भी कहने लग गए। कैपिलरीज का एक नया नाम बन गया है सीलिया, तो यहाँ से आपकी कैपिलरीज को सीलिया भी कहने लग गए। ठीक है भाई, क्लियर है? ये देखो, ये क्या है? ये है आपकी कैपिलरीज, जो मैंने अभी आपको इतना एक्सप्लेन करके बता दिया है। केशिकाएं, ये देखो इतनी मोटी ब्लड वेसल आ रही है, देखो ये देखो, यहाँ पे आके फिर ये अपनी ब्रांचेस में टूट गई, और ब्रांचेस में आने के बाद ये देखो ये कितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये देखो, ये देखो कितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई। यहाँ पे ये रेड वाली इतनी बड़ी वेसल आ रही है, इतनी बड़ी वेसल आ रही है इस पूरे एक बंच के पास। अच्छा, एल्वेलाइज के लिए देखो, ये एक एल्वेलाई है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इन सब से ऐसे चिपकी हुई है आपकी क्या? आपकी कैपिलरीज। एल्वेलाइज के बारे में एक बहुत फेमस और आपका बोला जाता है, लाइन बोली जाती है कि एल्वेलाइज को कहते हैं बंचेस ऑफ ग्रेप्स। एल्वेलाइज को क्या कहते हैं? एल्वेलाइज को कहते हैं बंचेस ऑफ ग्रेप्स, यानी कि आपके अंगूर का गुच्छा। तो अब अगर पूछा जाए कि अंगूर के गुच्छे की संरचना जैसा कौन सा दिखाई देता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर पूरी बॉडी में, बोला जाए कि अंगूर के गुच्छे की जो संरचना है वैसी आपकी किसको बोला जाता है, तो वो आपका आंसर आएगा क्या? एल्वेलाइज उसका आंसर आएगा। ये देखो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, सीलिया इसका आंसर आएगा। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लाइन्ड विद द mucous membrane that secretes mucus. The mucus traps smaller particles like pollen or smocks. Hair-like structures called cilia line the mucous membrane and move the particles trapped in the mucus out of the nose. अब एक बार mucus का भी समझ लेते हैं। हमारी ये नज़ल कैविटी होती है, नज़ल कैविटी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो नोज में होता है म्यूकस वाले, उसका फोटो नहीं लगाया है, शायद उसको ध्यान नहीं रहा होगा लगाना, कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार डायग्राम बना के वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ। ये आपका क्या है? नॉस्ट्रल, यहाँ से आप अंदर सांस लेते हो, ये आपका नॉस्ट्रल है। तो नाक में जब आप सांस लोगे तो आपके पॉल्यूशन, मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे नाक में बाल होते हैं। हमारे नाक में क्या होता है? बाल होते हैं। और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जो एक चिपचिपा सा पदार्थ हमारे नाक में बनाती है। तो ये जो बाल है, ये और ये म्यूकस मिल के उस गंदगी को हमारे सांस के साथ अंदर ट्रैकिया तक जाने से रोकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को भी क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को भी क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। समझ में आ रहा है भी? तो ये म्यूकस क्या करता है? नज़ल कैविटी में म्यूकस बनता है, ये नज़ल कैविटी में ये क्या करता है? सारी गंदगी, सारे कीटाणु, जो बैक्टीरिया, हम सांस जो ले रहे हैं, जो धूल के कण वगैरह सब कुछ जो हमारे सांस में हवा के साथ अंदर जा रहे हैं, उन सबको अपने साथ ऐसे करके चिपका लेता है और एक प्योरीफाई हवा हमारे अंदर जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये बाल क्या करते हैं? एक तरीके से हवा को छान देते हैं। छानने के बाद ये हमारे ट्रैकिया से ऐसे नीचे उतरता है। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? तो देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, ये पिछले क्वेश्चन का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है, इस वाले का। तो एक गलती से उसमें लग गया है, ठीक है भाई। ये इसके बारे में जो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपका है वो ये वाला है, ये वाला सीलिया वाला, ठीक है भाई। जो नाक में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वहां से। और सीलिया वर्ड कहाँ से आया? मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रोटोजोआ के बाल जैसे ऐसे संरचना होती है, वहां से आपका सीलिएटेड प्रोटोजोआ से आपका सीलिया वाला वर्ड आया है, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा खत्म हो गया है। मैंने पूरा डिटेल में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, मेक श्योर कि वो सारी पीछे की क्लासेस अपनी देख लें। पहले जब आप पीछे का कंटेंट देखोगे ना, तो आपको आज क्वेश्चन लगाने में, उनके आंसर करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हो गई।